पूरी खबर। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कुदरत की सबसे बड़ी नेमत आंखें होती है, लेकिन बहुत से लोगों के पास कुदरत की ये नेमत नहीं होती। शायद वो अपनी मन की आंखों से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ किया हमारी आज की तेजस्विनी ने। उन्होंने अपनी इन मन की आंखों से उन लोगों के दुख और दर्द को समझा जो दृष्टिबाधित हैं। स्वयं दृष्टिबाधित होते हुए उन्होंने अपने जीवन को इन्हीं लोगों के लिए समर्पित कर दिया। हमारी आज की तेजस्विनी मुक्ताबेन डागली। मानव सेवा परम धर्म, इसी मूल मंत्र को साकार करते हुए मुक्ताबेन डागली ने उन लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया जो उन्हीं की तरह दृष्टिबाधित हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हैं। 7 साल की उम्र में मेनिंजाइटिस के चलते उन्होंने दोनों आंखों को खो दिया था, लेकिन जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया और बाद में अपने गृहनगर अमरेली में दृष्टिबाधितों के लिए प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। इसके साथ ही वो दृष्टिबाधितों के कल्याण से जुड़ी कई सामाजिक और शैक्षिक संगठनों के लिए भी काम करती हैं। मुक्ताबेन दृष्टिबाधित लड़कियों को विशेष रूप से मदद करती हैं, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई हो या उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हुनरमंद बनाना हो या फिर उनकी शादी हो। मुक्ताबेन कहती हैं कि उनके पति पंकज भाई डागली के बिना वो ये सब नहीं कर पाती। दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि वो अपनी संतान नहीं करेंगे, बल्कि अपना जीवन और सभी संसाधन नेत्रहीनों के कल्याण के लिए लगा देंगे। आज उनकी बनाई संस्था श्री प्रज्ञ चक्षु महिला सेवा कुंज दृष्टिहीन लड़कियों को स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखा रही है। करीब 200 दृष्टिबाधित लड़कियां वहां रहकर न सिर्फ शिक्षित हो रही हैं, बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले रही हैं। उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुक्ताबेन ही निभाती हैं। हाल ही में अपने कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित मुक्ताबेन डागली हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनी से, जो कि एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, मुक्ताबेन डागली। बहुत बहुत स्वागत है मुक्ताबेन आपका। जी नमस्कार सब श्रोताजन और नीलम जी आपको भी, और बहुत बहुत बधाई आपको इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी थैंक यू। मुक्ता जी, एक बहुत लंबा जीवन, एक कठिन जीवन और संघर्षों से भरा हुआ जीवन आपने देखा जी। बहुत छोटी उम्र में आपने अपनी दृष्टि खो दी थी जी। लगभग कितने वर्ष की थी आप तब? हाँ, जब मैं 7 साल की थी तब मेनिंजाइटिस में मेरी दृष्टि चली गई। अच्छा। और माँ बाप ने बहुत कोशिश की मगर दृष्टि वापस नहीं आई, तो उन्होंने बहुत दुख महसूस हुआ उन लोगों को। और तो मतलब उससे पहले आप बिल्कुल ठीक ठाक थी? हाँ, आप देख मैं सकती दूसरी थी? कक्षा में पढ़ाई करती थी। अच्छा। अच्छी तरह पढ़ लिख सकती थी। जी। तो जब अचानक ये हादसा गुजर गया और आप देख नहीं पा रही थी, उस वक्त जिंदगी, आप बच्ची थी, उस वक्त जिंदगी कैसी महसूस हो रही थी आप? हाँ, उस वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का बहुत शौक था। मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी और मेरे जैसे मेरे बराबर के जो दोस्त होते हैं उनके साथ खेलने के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि हमेशा माँ बाप मना करते थे कि दिखाई नहीं देता है तो कहीं टकरा जाएगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। उनकी हमेशा चिंता रहती थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मैं दुख महसूस करती थी। तो उस समय किससे शेयर कर रही थी आप अपना दुख? क्या माँ बाप उस तरह से सपोर्टिव तो होंगे ही, जाहिर है, लेकिन समाज के साथ में कोप अप करने में क्या कुछ दिक्कतें आई थी उस वक्त?
नहीं, वैसे तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये सब नहीं कर पाती थी। ये 2 साल तक तो हमारा इधर उधर डॉक्टर ही चलता रहा। इस बीच हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो अमरेली है, वहाँ ब्लाइंड स्कूल चलती है। वहाँ बाबू भाई करके संचालक थे। हमारे गांव के एक लड़का उधर पढ़ाई करता था, तो उन्होंने मेरी बात बताई। तो उन्होंने कहा एक टीचर के साथ उनको भेजा मेरे माँ बाप को समझाने के लिए जी। तो मेरे माँ बाप तो मानने वाले नहीं थे। वैसे तो पहले बहुत गरीब थे, मगर इतनी कड़ी मेहनत करके परिश्रम करके वो लोग गरीबी के से बाहर आए और गांव में स्लेब वाले मकान सबसे पहले बने। 2 व्हील हमारे घर पहले आए। और इतनी गरीबी होते हुए भी मेरे भैया जो है वो उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट सबसे पहले गांव में करवाया। तो मेरे लिए वो आंखें चली गई, इसलिए 10 बीघा जमीन और एक अच्छा मकान मेरे नाम पे कर दिया। तो जो समझाने आए थे उन्होंने कहा कि उनको पैसे की भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे उनको बाहर नहीं भेजना है, समाज मुझे क्या कहेगा कि बच्ची अंधी हो गई इसलिए उनको आश्रम में भेज दिया, मुझे नहीं भेजना है। मगर मैंने ये सब बातें सुनी और जिद की कि मुझे तो पढ़ाई करनी ही है। और मेरी जिद के पास मेरे माँ बाप दादी आदि सबको झुकना पड़ा। अच्छा। और मुझे भावनगर ब्लाइंड स्कूल में भर्ती करवाएगी। तो वो फिर एक कह सकते हैं कि जिंदगी का एक नया अध्याय वहाँ से शुरू हुआ जी, जहाँ भले ही आंखें नहीं थी लेकिन प्रकाश या रोशनी, खासतौर से जो ज्ञान की रोशनी होती है वो कहीं भीतर आने लगी होगी। जी जी, क्या है कि उस वक्त ऐसा था ना कि आज से अभी मेरी 56 साल की उम्र है। 48 साल की पहले की ये बात है कि सामान्य लड़कियों को भी पढ़ाई नहीं होती थी। सही बात है। तो इससे ऐसे में ब्लाइंड लड़की को पढ़ाई कराना, बाहर भेजना, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं माँ बाप। और ये स्कूल में मैं गई और उस दिन सैटरडे था। अच्छा। छुट्टी हो गई थी, सब लड़कियां अपना अपना होमवर्क कर रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे कुछ उसमें से सिखाओ ने। तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, सोमवार को सिखाएंगे, टीचर आएंगे तब। तो मैंने उसके पास भी जिद की। तो एक शारदा नाम की लड़की ने मुझे सिखाया। नीलम जी, आप विश्वास नहीं कर पाओगी जी, मगर संडे शाम तक मैंने अल्फाबेट पूरा गुजराती कंप्लीट कर लिया। अरे वाह। ब्रेल लिपि में, वैसे तो मुझे आता था जी, मगर ब्रेल लिपि में। और समझो कि उड़ना था और मुझे आकाश मिल गया। क्या बात है, बिल्कुल। और ये जो उड़ान है वो अनवरत जारी है, कितनी अच्छी बात है। तो फिर मतलब फिर नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा? नहीं देखा है। जी जी जी। और फिर पढ़ाई लिखाई आपने अच्छे से कर ली, आप काफी सारे कॉम्पिटिशन में जीतती रही? हाँ जी, है ना। सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी और मेरे साथ वाले जो कहते थे कि ये है तो हमारा पहला नंबर तो निश्चित है। निश्चित है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे कि 48 साल पहले, मतलब जबकि बाकी लड़कियां भी गांव में उस तरह से पढ़ाते लिखाते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने इस अक्षमता के बावजूद आपने, आपके माँ बाप ने भी साथ दिया और आपने पढ़ाई लिखाई जारी। ये बताइए कि लोगों की क्या सोच थी? क्या लोग आपको मतलब हौसला दे रहे थे या वो ताने कस रहे थे? पहली बार तो ताने खींच रहे थे। मेरे पापा को सब डांट रहे थे कि ऐसी छोटी सी कोमल बच्ची को कहाँ भेज रहे हो, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए दाने नहीं है क्या इसके लिए? अच्छा। मगर मेरी जिद के पास मैंने कहा ना कि वो लोग झुक गए। और एक बार मैं 6 महीने वहाँ जाके वापस आई तो सबने देखा मेरे में जो परिवर्तन था वो देखा तो सब खुश हो गए और कहने लगे कि नहीं, अच्छी बात है, वो पढ़ाई करती हैं और आगे बहुत पढ़ती रहो, ऐसा ये सब मुझे। अच्छा, फिर मुक्ता बहन ये बताइए, फिर टीचिंग की तरफ आपका कहाँ से रुझान हो गया? मतलब पढ़ाने लिखाने की तरफ कहाँ से? नहीं, वैसे क्या है कि मैं जब पढ़ाई करती थी, वैसे तो सबका ऐसा होता है नहीं कि पढ़ लिख कर क्या बनना है, टीचर बनना है। तो मुझे ऐसा था कि पढ़ लिख कर साहित्य में डॉक्टरेट करने की और दूसरा बिजनेस बनने की तमन्ना थी। अच्छा। हाँ, और वैसे क्या हुआ कि मेरी जैसी जो बहनें हैं कि जिनके साथ रहकर मैं पढ़ाई कर रही थी, उनकी समस्याएं और तकलीफें मुझे महसूस होती थी कि वो एक बार ऐसा हुआ
कि एक हमारे साथ पढ़ने वाली जो लड़की है, उनकी स्टेप मदर यानी कि नई माँ जो है, जी जी, उनको बहुत छुट्टियों में जब घर जाती थी ना तो उनको दुख दिया करती थी। मकान के पीछे वाले जो खुले बरामदे में उसको सारा दिन बैठे रहना पड़ता था। सबका खाना हो जाने के बाद उनका खाना होता था, बचा कुचा जो हो वो खा लेती थी। कभी नहीं भी खाना मिलता है, कच्ची पक्की रोटी उनको खिलाई जाती थी। और एक त्योहारों में भी उनका कोई महत्व नहीं रहता था, नए कपड़े, मिठाई आदि सब कुछ उनको नहीं मिलता था। एक बार छुट्टियों के बाद ऐसा मैसेज आया कि उनको जहर देकर मार दिया गया। तो ए नीलम जी, ये जो बात है ना, कहीं भीतर तक तो मुझे बहुत असर कर गई। यानी कि मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। तो उस वक्त मेरी 14 साल की उम्र थी। अच्छा। तब मैंने तय कर लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे पढ़ लिख कर और कुछ नहीं करना है। न तो धन कमाना है, न जॉब करनी है, न कुछ करना है, मगर ऐसी लड़कियों के लिए मुझे एक ऐसी संस्था बनाना है जो अपना घर महसूस कर पाए। तो वैसे तो मैंने गुजराती के साथ बीए कर लिया और स्पेशल नेत्रहीनों के पढ़ाने के लिए जो बीएड होता है, स्पेशल बीएड, वो बीएड किया। उसके बाद जो मेरी नेटिव के पास जो अमरेली की ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ मैं हमेशा जाया करती थी। तो हमारा जो संचालक है, उन्होंने एक बार मुझे पूछा था कि तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है। तो मैंने कहा बहनों की स्कूल बनाना है, मुझे संस्था बनाना है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे विश्वास दिया था कि हम तुमको सहयोग देंगे। अच्छा। तो मेरी पढ़ाई ख़त्म होते हुए मैं उधर चली गई। उस वक्त उस स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो फंड रेज, डेवलपमेंट और लड़कों की पढ़ाई के लिए मैं काम करने लगी जी। और बार बार मेरी बात दोहराती रही, मगर उन्होंने मेरी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरे जो हस्बैंड है, हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम जो ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अमरेली से 35 किलोमीटर दूर सावरकुंडला भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, वहाँ हमने एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया। वैसे हमारे घर में लड़कियों को रखकर उनको होम साइंस सिखा के उनकी शादी करने का काम तो संस्था का काम करते करते ही करते थे। रोटरी लाइन्स और हमारे खुद के पैसे से हमने 31 लड़कियों की शादी हमारे घर से की। क्या बात। हाँ। तो मुक्ताबेन, ये आपकी जो पूरी यात्रा रही है इसके बारे में सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आज हमारे साथ मुक्ताबेन हैं, जो कि लड़कियां और लड़के जो कि दृष्टिबाधित हैं, उनके जीवन को संवारने में, उनको आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं और अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए तेजस्विनी। हो दूर कितनी मंजिल या दूर तक का सफर हो, जो साथ सच्चे हो साथी, तो कैसी हमको फिक्र हो। चल पड़े हैं आगे, हौसले भी जागे, ऐ अपना एक मकसद एक से इरादे। जब साथ हम तीनों हो गए, बेहतर से बेहतरीन हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, अब साथ हैं तीन, बेहतर से बेहतरीन। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मुक्ताबेन डागली हैं, जिन्हें हाल ही में उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज तेजस्विनी हमारे साथ हैं और अपने जीवन की यात्रा को हमारे साथ बांट रही हैं।
तो मुक्ताबेन, आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें पूरी तरह से इन लड़कियों और इन लड़कों के लिए जो कि दृष्टिबाधित हैं उनको जीवन में खड़ा करना है। जी। ये बताइए कि कितना मुश्किल कार्य था ये, क्योंकि आप स्वयं दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने ये प्रण कर लिया कि मुझे इन्हीं लोगों के लिए काम करना है। जी नीलम जी, ऐसा था कि मैंने आपने बताया ना कि उस अमरेली ब्लाइंड स्कूल में हम जुड़ गए थे और काम करने लगे। यूं ही 12 साल हम ये काम करते रहे। जब हमने ट्रस्ट अलग बनाया तो उस वक्त ये संचालक और ये जो उनके सारे परिवार हैं ये हमारी विरुद्ध में हो गए, अगेंस्ट में हो गए। और समझो कि हमारे साथ किसी का बोलना नहीं, और हमारे घर के बाहर का जो बाहर से टेलीफोन, लाइट और पानी का कनेक्शन बार बार काट के हमें परेशान करते रहे। और ऐसे माहौल बन गया कि उस माहौल में हम जी नहीं पाए, ऐसा हम महसूस करते थे। मगर हम ऐसी स्थिति में भी हम हिम्मत नहीं हारे दोनों, और हमने तय कर लिया कि हमें ये संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष में हमारी शक्ति को दुर्व्यय नहीं करना है। हमें दूसरी जगह जाके हमारा काम शुरू करके हमें हमारी जो शक्ति है वो संघर्ष के बदले उसमें इस्तेमाल करना है। तो अच्छा मुक्ताबेन, तो ये बताइए कि हम जानते हैं कि आपने इसी वजह से, मतलब क्योंकि आप पूरी तरह से इस कार्य में समर्पित थी, आपने ये फैसला कर लिया कि आप कोई अपना जो संतान है वो आप पैदा नहीं करेंगी, आप इन्हीं के लिए समर्पित थी। ये जो डिसीजन आपने लिया लाइफ में कि कोई इश्यूज आपको नहीं करना है, ये कितना बड़ा एक डिसीजन था? और क्या कोई लुकिंग बैक है, क्या आपको कभी लगता है, क्या कभी आपको इस पर पछतावा भी होता है? नहीं, क्योंकि हमने वैसे तो शादी के पहले वैसे शादी करने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा जो काम करने का है तो हमें पूरा समय चाहिए। और शादी करने के बाद थोड़ा बंधन आ जाता है पति के, बच्चे के और परिवार के लोगों के लिए जी। और ये नहीं हो सकता है, बहू से ये नहीं हो सकता है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती है। मगर हमारे जो बाबानी साहब है उन्होंने कहा कि अगर तुझे ऐसा लड़का मिल जाए कि तेरे काम में सहयोग दे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। मगर मेरी दूसरी जो बात है उसके लिए भारत के कोई पुरुष तैयार नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि कौन सी बात? मैंने कहा कि अपने खुद के बच्चे नहीं होने चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने ऐसा तो कहा कि ऐसा तो शक्य नहीं होता है, फिर भी उन्होंने मान लिया कि कोई भी स्त्री शादी करती है तो उनको माँ बनने का अरमान होता ही है, तो हो जाएगा पीछे से। तो मैंने हमारा दोनों की मुलाकात हुई, दो बातें की, चर्चा हुई, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और तब से लेकर आज तक 84 में हमारी शादी हुई थी जी। तो आज तक हम दोनों को ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास हजारों बच्चे हैं। उनको हम इस तरह चाहते हैं कि जो हमारे ही बच्चे हैं। हमने ये 4 लड़कियों से लेकर ये संस्था शुरू की थी नीलम जी। आज हमारी 5 ब्रांच है, सुरेंद्र नगर से लेकर मोरबी, अहमदाबाद, उमरगांव। उसमें हमारे जो लाभार्थी हैं वो 800 से 850 तक है। अच्छा। और उनके लिए हम जो एक माँ बाप करता है एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए, वो सब काम हम हमारी संस्था के द्वारा करते हैं। और हमें इतना उनसे आनंद मिल रहा है, इतना उनसे हमें खुशी मिल रही है जी। पर मुक्ता जी ये बताइए कि जब ये आप काम शुरू करे थे, आपने ये संगठन शुरू किया, आज वो इतना बड़ा संगठन बन गया है जी। लेकिन जो संसाधन जुटाना होता है ये बड़ा मुश्किल काम होता है जी। तो कौन से ऐसे संसाधन और किस प्रकार से आपने उन्हें जुटाया? क्या अपनी ही सेविंग्स लगा दी, अपनी जो कमाई थी इसको पूरी तरह से समर्पित कर दिया जी? वो जो एक काम होता है उसको किस बखूबी के साथ आपने निभाया? जी जी, उसमें ऐसा था कि जब हमने शुरू किया ना, तब हमारे परिवार यानी कि ससुराल वाले क्या मकान थे हमारे पास। अच्छा। मेरे जेठ जो हैं ब्रदर इन लॉ जयसुख भाई डगली, उन्होंने कहा कि अगर आपने संस्था शुरू करनी है तो हमारे पास मकान है।
और हमारा भी मकान था और मेरे नंदोई ब्रदर इन लोग का भी, नरेंद्र भाई दीवान के भी मकान थे। तो वैसे हमको 10 बंगला मिल गया। और समझ लो कि अब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ गई। सही बात। बाद में नीलम जी हमारी गाड़ी कहीं भी रुकी नहीं है, ब्रेक भी मारनी नहीं पड़ी है, क्योंकि हमने ईश्वर में श्रद्धा रख के हम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इतना काम किया। और काम देखते ही हमने, समाज ने, सरकार ने इतना सहयोग किया कि हम हमारी कल्पना में नहीं था इतना हम कर पाए हैं। जी अच्छा मुक्ता बहन, ये बताइए कि अब जबकि इतने वर्षों से आप ये काम कर रही हैं, ऐसी लड़कियों को आप पढ़ा रही हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर रही हैं, क्या कुछ उनके ख़ास तौर पे अनुभव होते हैं और आज वो लड़कियां खुद कहाँ पहुँच गई हैं जिनको आपने सहारा दिया था? जी, ये सब सुविधा हम ये सब लड़के लड़कियों को निःशुल्क दे रहे हैं। उनको कॉलेज तक पढ़ाते हैं, कंप्यूटर, पार्लर आदि सब उनको सिखा के म्यूज़िक में डबल ग्रेजुएशन कराते हैं और वोकल इंस्ट्रूमेंटल में। अच्छा। लड़कियों को हम होम साइंस में सुई में धागा डालने से लेकर फ्राई करने तक उनको सिखाते हैं और अच्छी गृहिणी हो जाने के बाद उनकी शादी भी करते हैं। और शादी के मौके पर चम्मच से लेकर कबोर्ड तक चीज वस्तु उनको भेंट करते हैं। अच्छा। मगर उनके जो माँ बाप होते हैं उनसे हमें बहुत लड़ना पड़ता है। अच्छा। वो लोग उनकी शादी के लिए हमेशा तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि सामान्य लड़कियां शादी करके ससुराल जाती हैं तो उनको तकलीफ होती है, वापस आती है तो उनको दिखाई नहीं देते हैं, वो तो वापस आएगी जी। तो उनसे लड़कर हम उनकी शादी करते हैं। वो हम सब जिम्मेदारी हम पे डाल देते हैं, आप करो जो भी हो, आगे पीछे जो तकलीफ हो तो भी आपको सोल्व करनी है जी। तो अब तक हमने 198 लड़कियों की शादी की है और एक माँ बाप अपनी बेटी के साथ जितना रिश्ता रखते हैं, जैसा रखते हैं वैसा ही हम ये 198 के साथ रखते हैं जी। अच्छा तो ये बताइए मुक्ता बहन, इतने सारे बच्चों को जिनको आपने बड़ा किया, इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर भी खड़े हो सकें, आज जब वो आपके पास लौटते हैं तो क्या वो भी ऐसे ही लोगों के लिए, उनके भी दिल में उतना ही समर्पण का भाव भी रहता है? हाँ वो रहता है, मगर वैसे तो ज़्यादातर इतना नहीं रहता है, मगर 10% ऐसा देखने को मिलता है। बाकी अपना संभाल लेते हैं, अपना संभाल लेते हैं जी। अच्छा मुक्ता बहन, ये बताइए कि इतना बड़ा काम आपने समाज की भलाई के लिए आप कर रही हैं, आप अब आगे जो है, जो एक मिशन है जिंदगी में आपका, वो क्या है अब? जी आपने कहा कि इतना बड़ा काम किया, वो तो ईश्वर की कृपा है और उन्होंने दी हुई शक्ति का हमने इस्तेमाल किया है और समाज ने हमको सहयोग दिया है, हमारी ट्रस्टी लोग ने हमें विश्वास रखा है और सरकार ने सहयोग दिया है। हमारी कर्मचारी की जो टीम है वो निष्ठा के साथ हमारे साथ खड़ी रही है, इसलिए ये सब हो सका है। अब हमारा जो है वो अहमदाबाद में, हमारा सुरेंद्र नगर में 5 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, उसमें 80,000 स्क्वायर फीट का बिल्ट एरिया है। मोरबी में हमारा 6 करोड़ का अभी 2 बिल्डिंग बनाया है। वैसे उमरगांव में भी अच्छा है, मगर अहमदाबाद में जो नेत्रहीन लड़के हैं उनकी पढ़ाई के लिए निःशुल्क छात्रालय हम किराए के मकान में चला रहे हैं। तो अभी रूपाणी साहब से भेंट की थी और उनसे हमें ज़मीन की मांग की है। यहाँ कमिश्नर अहमदाबाद के जो है नेहरा साहब, वो उन सब का बहुत अच्छा सहयोग है। तो वो लोग अगर हमें ज़मीन देंगे तो हमें हमारा 15 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, 1000 लड़कों और लड़के के लिए एजुकेशन और पुनर्वसन का हमें काम करना है अहमदाबाद में जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये कर पाएंगी। लेकिन चलते चलते ये बताइए मुक्ता बहन कि हम देख रहे हैं कि एक बेल्ट भी आपने बांधी हुई है, कुछ दिक्कत भी शारीरिक रूप से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये कौन सा जज्बा है, ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए, जो कि हमेशा आपको ऑन द मूव रखता है? जी ऐसा है नीलम जी कि अगर व्यक्ति संकल्प कर लेते हैं ना तो उससे उनका मनोबल बढ़ता है। और मैंने एक
हम दोनों ने एक बात हमेशा बांध रखी है कि हम नहीं है वो मोम की मूरत, हम नहीं है वो मोम की मूरत क्या बात, जो ग्लानि की धूप से पिघल जाए। हम तो है वो संकल्प बल जो मोम को भी पत्थर कर दे। क्या बात। हमने जो संकल्प किया था वो संकल्प को हम लगे रहे, और हमारे जीवन में जो जो बाधाएं आई, समस्याएं, तकलीफें आई, उनको हमने कभी उनसे हमने कभी हार नहीं मानी है जी। और उनसे लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे। और ये सब बाधाएं ने हमको साइड देनी पड़ी। क्या बात है। और वैसे मैं सबको कहूँगी कि अगर हम में हिम्मत है तो हमें हटाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल, और इस हिम्मत की हम दाद देते हैं मुक्ता बहन। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही वर्षों वर्ष काम करती रहेंगी और ये हिम्मत हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी में आने के लिए। जी जी, आपका भी इतनी अच्छी तक देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। बहुत बहुत और श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मुक्ता बहन, जिन्होंने अपने संकल्पों के जरिए ये दिखा दिया कि इस जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं है और तू जी ए दिल, अपने लिए नहीं बल्कि जमाने के लिए। तो अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्वी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।